हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज की नेक्स्ट क्लास में। तो दोस्तों आज हम जो है डिस्कस करने जा रहे हैं HP टेट का जो प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम हुआ है उसके बारे में हम जो है वो आज की क्लास में उसके 30 क्वेश्चन जो साइकोलॉजी पोर्शन है उसके डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों के सामने यहाँ पे मेंशन है कि कौन सा पेपर है। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ये जो हमारे पास रहेगा इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं HP GBT टेट का पेपर जो कि 22 जून 2024 को हुआ था। उसके रिगार्डिंग जितने भी हमारे जो है वो 30 क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ कॉग्निशन। कॉग्निशन को हम क्या कहते हैं? कॉग्निशन का मतलब है आपके पास संज्ञान। तो कौन सा जो है वो कॉग्निशन का पार्ट नहीं है, यानी कि संज्ञान का घटक नहीं है, वो आपको बताना है। हमारे पास ऑप्शन है फीलिंग्स है, थॉट्स है, अटेंशन है, परसेप्शन है। फीलिंग्स का मतलब क्या होता है? जो भी हमारे संवेग है। थॉट्स का मतलब क्या है? जो भी हमारे चिंतन है ना, जितने भी हमारे विचार हैं, आप विचार बोल सकते हो। अटेंशन का मतलब होता है अवधान या धारणा बोल सकते हो। और परसेप्शन का मतलब होता है प्रत्यक्षीकरण। अगर आपको हिंदी और इंग्लिश में चाहिए तो वो भी मैं आप लोगों को साथ में बता रही हूँ ऑप्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि कॉग्निशन का पार्ट कौन सा नहीं है। तो देखो कॉग्निशन के पार्ट होते कौन कौन से हैं, कौन कौन सी चीजें हम जो है वो कॉग्निशन के अंदर रखते हैं। तो इसमें हमारे पास आ जाती है जो भी हमारी जो जहाँ पर हमारा दिमाग यूज होता है, जैसे हमारी मेमोरी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, थिंकिंग है। थिंकिंग से ही थॉट हमारे पास बनता है। तो जहाँ जहाँ पर हमारा जो है वो दिमाग यूज होता है वहाँ वहाँ पर हमारी कॉग्निशन होती है। तो हमारी जो फीलिंग्स है, थॉट्स है, अटेंशन है, परसेप्शन है, ये 4 ऑप्शन थी। संज्ञान का घटक कौन सा नहीं है पूछा है। तो यहाँ पे परसेप्शन भी है, अटेंशन भी है, थॉट्स भी है। जो नहीं है वो होगा हमारा फीलिंग्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। कॉग्निशन रेफर्स टू द मेंटल प्रोसेसेस। जो कॉग्निशन है वो रेफर करता है जो हमारी मानसिक प्रक्रियाएं हैं इन्वॉल्व इन गेनिंग नॉलेज। जो हम अपने दिमाग में, मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं उस चीज को बताता है हमारा कॉग्निशन। इसमें क्या होता है, जो भी हमारा ज्ञान है उसको हम क्या करते हैं, गेन करते हैं। एंड कॉम्प्रीहेंशन यानी कि उसको बढ़ाते हैं ज्ञान को। दिस इंक्लूड्स, इसमें कौन कौन सी मेंटल प्रोसेसेस आती हैं? इसमें थिंकिंग आता है, नोइंग आता है। कॉग्निशन का मीनिंग भी नोइंग होता है। ठीक है, रिमेंबरिंग आता है, किसी चीज को याद रखना, जजिंग आता है, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आता है। ठीक है, अब मैंने एक ऑप्शन आपके पास जो है वो फीलिंग्स यहाँ पे आंसर दिया था। इसको हम इमोशंस भी कह सकते हैं। आर जनरली कंसीडर्ड डिस्टिंक्ट फ्रॉम कोर कॉग्निटिव प्रोसेसेस ऑल्दो दे इंटरेक्ट क्लोजली। ये जो है वो इंटरेक्ट करते हैं बहुत ही क्लोजली। थॉट्स, अटेंशन एंड परसेप्शन आर ऑल कीज कॉम्पोनेंट्स ऑफ कॉग्निशन। ये जो है वो की कॉम्पोनेंट है, घटक है हमारे पास कॉग्निशन के। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन, प्रोक्सिमो डिजिटल डेवलपमेंट। ये जो पॉइंट है, ये जो हमारे पास टॉपिक है, ये है हमारा डेवलपमेंट टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो प्रोक्सिमो डिजिटल डेवलपमेंट फॉलोइंग सीक्वेंस, किस अनुक्रम का अनुसरण करता है प्रोक्सिमो डिजिटल? तो दो चीजों के बारे में, दो चीजों की डायरेक्शन हम पढ़ते हैं। एक हमारे पास आता है यहाँ पर सेफेलोकॉर्डल और दूसरा आता है प्रोक्सिमो डिजिटल। तो प्रोक्सिमो डिजिटल कहाँ से कहाँ की तरफ चलता है? वो चलता है सेंटर टू पेरिफेरी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन आप लोगों के पास हर क्वेश्चन की यहाँ पर गिवन है। प्रोक्सिमो डिजिटल डेवलपमेंट इज अ पैटर्न ऑफ ग्रोथ ऑब्जर्व्ड इन्फेंट। जो भी इन्फेंट बच्चा होता है, शैशव काल का बच्चा होता है, उसके अंदर जो भी ग्रोथ ऑब्जर्व की गई है बच्चों में एंड चिल्ड्रन, वेयर डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी आउटवर्ड टू द पेरिफेरी। सेंटर से आउटवर्ड की तरफ जो है उसकी ग्रोथ हो रही है। दिस मीन्स दैट द टॉर्सो डेवलपमेंट बिफोर द आर्म्स एंड लेग्स एंड द आर्म एंड लेग्स डेवलप्ड बिफोर द हैंड्स एंड फीट। यानी कि हाथ और पैर जो है वो उन पे पहले ग्रोथ होने की बजाय जो है आपकी आर्म्स और लेग्स पे पहले होगी। इस चीज को बोला जा रहा है सेंटर टू पेरिफेरी। इट फॉलोज अ सीक्वेंस फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी।
तो आपको याद रखना है प्रोक्सिमो डिस्टल है सेंटर टू पेरिफेरी, और सिफेलोकॉडल होता तो सिफेलोकॉडल में होता है हेड टू टो, पहले सिर डेवलप होता है फिर पैर डेवलप होते हैं, इस तरीके से आपने याद रखना है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉज एंड इफेक्ट हर बार हम देखते हैं किसी न किसी पेपर में जरूर पूछा जाता है। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इज बेस्ट एस्टेब्लिश्ड बाय, कारण प्रभाव संबंध सबसे अच्छा स्थापित होता है ऑब्जर्वेशन में, एक्सपेरिमेंटेशन में, केस स्टडी में या नैरेटिव में। तो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप के बारे में बात हो रही है, कारण प्रभाव संबंध सर्वोत्तम किस तरीके से निर्धारित होते हैं, ऑब्जर्वेशन के द्वारा। ऑब्जर्वेशन को हम क्या कहेंगे कि जब हम किसी चीज का आकलन करते हैं, उन चीजों का निरीक्षण करते हैं, उसके द्वारा जो है वो संबंध स्थापित होते हैं। या आपके पास जो है दूसरी ऑप्शन है यहाँ पर एक्सपेरिमेंटेशन, यानी कि हम जब किसी चीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो प्रयोग से वो चीज जो है वो मतलब रिलेशन अच्छा स्थापित होता है। तो बिल्कुल सही है। जैसे कॉज एंड इफेक्ट का एग्जाम्पल हम बेसिक लेते हैं कि कपड़े जो है वो धूप में जल्दी सूख जाते हैं अगर धूप नहीं है उसके कंपैरिजन में, है ना। तो उसके पीछे का रीजन क्या है, तो वो क्या है, जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, प्रयोग से हम उस चीज को जो है वो स्थापित यहाँ पर कर पा रहे हैं। ठीक है, द एक्सपेरिमेंटल मैथड इज द मोस्ट इफेक्टिव रिसर्च मैथड है, ये बहुत ही जो है इफेक्टिव प्रभावी रिसर्च मैथड है। किस चीज के लिए, एस्टेब्लिशिंग अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, जो किसी भी चीज के पीछे का कारण और प्रभाव जानने के लिए, उसको एस्टेब्लिश करने के लिए, बाय मैनिपुलेटिंग एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड कंट्रोलिंग अदर्स फैक्टर्स। अगर हम जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, अगर हम उनको जो है मैनिपुलेट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, एंड कंट्रोलिंग अदर्स फैक्टर्स, और अदर फैक्टर्स को हम कंट्रोल कर रहे हैं, रिसर्चर्स कैन डिटरमाइन इफ द मैनिपुलेटिव कॉजेज चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल। रिसर्चर जो है वो डिटरमाइन कर देते हैं, निर्धारित कर देते हैं अगर मैनिपुलेशन जो है वो कॉज एंड इफेक्ट में हुई है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के मतलब इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। ऑब्जर्वेशन, केस स्टडीज एंड नैरेटिव्स कैन डिस्क्राइब रिलेशनशिप बट आर लेस कंक्लूसिव इन प्रोवाइडिंग कैजुअलिटी। मतलब ये भी बताते हैं लेकिन कम बताते हैं, इतना यहाँ पे बोला गया है। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम, जो विकास की प्रक्रिया है वो शुरू होती है कहाँ से, बर्थ यानी कि जन्म से, कंसेप्शन यानी कि गर्भाधान से, इन्फेंसी यानी कि शैशवावस्था से, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, कंसेप्शन से हमारी जो है वो यहाँ पर स्टार्ट होगी आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है, जैसे कि आप लोगों को पता है HP टेट का एग्जाम जो है अभी आप लोगों के होने हैं, तो जिन भी स्टूडेंट्स ने उसके रिगार्डिंग अगर तैयारी करनी है और आप लोगों को चाहिए कि एक जगह पर आप लोगों को सारा स्टडी मटेरियल और सारी चीज़ें आप लोगों को एक जगह पर मिल जाए, तो आप लोगों के सामने एक नंबर है 7018186561। इस नंबर पर आप सभी जो है वो कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं कोर्स के रिगार्डिंग। जो भी आप लोगों को पूछना है, कोर्स को परचेज करना है, इस नंबर के थ्रू आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो है आप लोगों को लिंक दिया हुआ है एप्लीकेशन का, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके भी आप जो है वहां से कोर्स को परचेज कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पे आपको कोर्स के अंदर लाइव क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं। लाइव क्लासेस अगर आप अटेंड नहीं कर पाते हैं तो उन्हीं को आप लोगों को रिकॉर्डेड फॉर्म में भी जो है वो प्रोवाइड कराया जाता है। मॉक टेस्ट आप लोगों को यहाँ पे रहेंगे और उसके अलावा 24/7 जो है आप लोगों को गाइडेंस यहाँ पर रहती है सभी टीचर्स की। और अगर इस सारे के सारे कोर्स की फीस के बारे में बात करें तो इसकी कंप्लीट कोर्स की फीस आपको रहेगी 3000 रुपीज़, और ये सिर्फ आप लोगों को वन टाइम पे करना है, ऐसा नहीं है कि आपको मंथ वाइज पे करना है। जब आप लोग एडमिशन लोगे कोर्स के अंदर तभी आप लोगों को सिर्फ एक बार ही जो है वो 3000 रुपीज़ पे करनी है। ठीक है, तो अगर किसी को भी कुछ पूछना है इस नंबर पर आपने कॉल कर देना है। चलिए हम अपने क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं दोबारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एनर्जाइज्ड एंड डायरेक्टेड बिहेवियर इज, यानी कि जो ऊर्जावान एनर्जाइज्ड और जो निर्देशित व्यवहार है वो कौन सी चीज है, जो किससे आता है,
इमोशन को से आता है, मोटिवेशन से आता है, इंटेलिजेंस से आता है या मेमोरी से आता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ऊर्जावान और निर्देशित व्यवहार है कौन सा है। तो जब हम किसी को मोटिवेशन कर देते हैं ना, मोटिवेशन मतलब अभिप्रेरणा जो है, प्रेरणा या अभिप्रेरणा, ये निर्देशित व्यवहार है, डायरेक्टेड बिहेवियर है हमारा मोटिवेशन। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो भी आपको डिटेल देखनी है आप यहाँ से देख सकते हो। जैसे यहाँ पे बताया है, मोटिवेशन इज द फोर्स, मोटिवेशन एक टाइप का बल है दैट एनर्जाइज डायरेक्ट्स, जो एकदम डायरेक्टली हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, एंड सस्टेन्स बिहेवियर, और हमारे व्यवहार को सस्टेन यानी कि बनाए रखता है, उसको बूस्ट भी करता है। It is what drive individuals to act in particular ways to achieve goals, यानी कि अगर जब हमें अपने गोल्स को अचीव करना है तो ये बहुत ही हेल्प करता है। इमोशंस क्या है, एक फीलिंग स्टेट है कि हम क्या फील करते हैं। और इंटेलिजेंस क्या है, ये एक कॉग्निटिव एबिलिटी है, संज्ञानात्मक क्षमता है। और मेमोरी क्या है, एबिलिटी टू स्टोर एंड रिट्राइव इंफॉर्मेशन, जो स्मृति है वो है किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, उसका भंडारण करना और उसको रिट्राइवल करना, यानी कि फिर से यूज करना, जो है वो क्या है हमारे पास यहाँ पर मेमोरी है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिफ्लेक्टिव रीजनिंग डेवलप्स ड्यूरिंग डैश स्टेज, यानी कि जो चिंतनशील तर्क के दौरान विकसित होता है डैश मंच, वो क्या है। ठीक है, चिंतनशील बोल दो या परावर्तित चिंतन का विकास होता है, इस तरीके से भी आप बोल सकते हो। रिफ्लेक्शन को हम क्या कहेंगे, परावर्तित चिंतन बोलेंगे हम इसे। ठीक है, इस तरीके से भी आप लोगों को जो है ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, परावर्तित चिंतन का विकास होता है। ठीक है, कैसे होता है, परावर्तित चिंतन का विकास होता है फॉर्मल ऑपरेशनल में, कंक्रीट ऑपरेशनल में, प्री ऑपरेशनल में या सेंसरी मोटर पे। आपको पता है फॉर्मल ऑपरेशनल का मतलब क्या, औपचारिक संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक और संवेदी पेशीय। तो रिफ्लेक्टिव रीजनिंग बोला है, परावर्तित चिंतन का विकास जो है होता है कौन सी स्टेज में, तो जिसमें चिंतनशील तर्क आते हैं, जहां पर तर्क शुरू कर देते हैं हम, वो है कंप्लीट अमूर्त चिंतन करता है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग तो करेगा वो फॉर्मल में, लेकिन यहाँ पर है चिंतनशील तर्क की शुरुआत हो जाती है, यहाँ पे परावर्तित चिंतन का विकास होता है। ऑप्शन नंबर बी कंक्रीट ऑपरेशनल, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किस चीज के बारे में बोला गया है यहाँ पर, परावर्तित चिंतन के बारे में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ये चीज आपने याद रखनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसके एक्सप्लेनेशन के ऊपर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होना था वहां पे, क्योंकि शुरुआत पूछी है, कंप्लीट नहीं पूछा है। अगर कंप्लीट पूछा होता तो हम ए के साथ में जा सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज प्रोपाउंडेड बाय, संज्ञानात्मक विकास के निम्नलिखित सिद्धांतों में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया जाता है। संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसने प्रतिपादित की है, एरिक एरिक्सन ने, गार्डनर ने, कोहलर ने, पियाजे ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, पियाजे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इन सारी चीजों को अगर आपको डिटेल से देखना है ना, ये सारी चीजें आपको कोर्स के अंदर बहुत ही डिटेल्ड वे में करवाई जाती हैं। ठीक है, जो आपके टैट के लिए तो इम्पोर्टेंट रहती हैं। अगर आपको मतलब जैसे आपको अगर सेंटर का करना है, केवीएस का करना है या कमीशन का करना है, उसके लिए भी जो है डीप डाउन आप लोगों को चीजें प्रोवाइड कराई जाती हैं। The most prominent and influential theory of cognitive development outlining distinct stages of intellectual growth was propounded by Jean Piaget. एरिक एरिक्सन ने क्या किया है, उसको किस चीज के लिए जाना जाता है, साइको सोशल डेवलपमेंट के लिए, मनोसामाजिक विकास के लिए। और गार्डनर को किसके लिए जाना जाता है, मल्टीपल इंटेलिजेंस के लिए, बहुबुद्धि के लिए। एंड कोहलर को इनसाइट लर्निंग के लिए, अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, क्या कहा गया है,
अकॉर्डिंग टू डैश ईच चाइल्ड ड्रॉज हिज और हर ओन मीनिंग ऑफ इनकमिंग इंफॉर्मेशन, यानी कि डैश के अनुसार प्रत्येक बच्चा आने वाली जानकारी का अपना अर्थ खींचता है। वो क्या चीज कहलाता है? डैश के अनुसार प्रत्येक बालक या बालिका वातावरणीय सूचना का जो भी उसको एनवायरनमेंट में मिलती है उसको अपने अनुसार वो मीनिंग निकालता है, तो उसको क्या कहा जाता है? मतलब वो सूचनाओं को क्या कर रहा है? उनकी संरचना बना रहा है, उनकी स्ट्रक्चर बना रहा है, उनको कंस्ट्रक्ट कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए कंस्ट्रक्टिविज्म हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? इसे संरचनावाद कहा जाएगा। ठीक है, क्या कहा जाएगा? इसे संरचनावाद यानी कि कंस्ट्रक्टिविज्म बोला जाएगा। बिहेवियरिज्म है व्यवहारवाद, ह्यूमनिज्म है मानवतावाद, साइको एनालिसिस है मनोविश्लेषणवाद। तो कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है? हमारा संरचनावाद है, जहां पर हम चीजों को कंस्ट्रक्ट करते हैं, सृजन करते हैं किसी भी चीज का। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है? इज अ लर्निंग थ्योरी दैट सजेस्ट learners actively construct their own understanding and knowledge of the world through experiencing things and reflecting on those experiences। क्या बोला जा रहा है? कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी या लर्निंग का मतलब है जिसमें सजेस्ट किया जाता है कि बच्चा खुद से चीज़ों को क्या करेगा? कंस्ट्रक्ट करेगा, खुद से चीज़ों को बनाएगा और जो समझेगा, और उसके बाद जो सारी की सारी चीज़ें हैं जो भी उसने जो है एक्सपीरियंस लिए हुए हैं उन एक्सपीरियंसेस को जो है वो रिफ्लेक्ट भी करेगा, दूसरों को भी देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंडिंग एक्सक्यूजेस फॉर वंस फेलियर इज, यानी कि अपनी असफलता के लिए बहाने ढूंढना है। जब हम असफल हो जाते हैं ना, जब हम किसी चीज में फेल हो जाते हैं तो हम उसके पीछे बहाने ढूंढते हैं कि इस चीज के पीछे क्या रीजन हो सकता है। पहली ऑप्शन है आपके पास डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट को क्या कहा जाता है? विस्थापन कहा जाता है। दूसरी है आपके पास रैशनलाइजेशन, और रैशनलाइजेशन को क्या कहेंगे? युक्तिकरण कहा जाएगा रैशनलाइजेशन को। तीसरा है आपके पास प्रोजेक्शन, जिसे प्रक्षेपण कहा जाएगा, और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, जब हम अपनी असफलता के लिए बहाने ढूंढते हैं यानी कि युक्ति बनाते हैं, युक्ति सुझाते हैं कि ऐसा इस वजह से हो सकता है या इस चीज को इस तरीके से किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रैशनलाइजेशन क्या है? एक डिफेंस मैकेनिज्म है where individual create logical sounding justification, एक लॉजिक्स लगाने की कोशिश करता है, और excuses for their unacceptable behavior और failure, जिस चीज़ को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं उसके पीछे हम जो है बहाने लगाने की कोशिश करते हैं अगर हम फेल हो गए हैं, ताकि हम प्रोटेक्ट कर सके अपनी सेल्फ एस्टीम को, अपने आत्मसम्मान को जो है हम क्या कर सके, यहाँ पर बचा सके। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, विस्थापन की, is redirected emotions to a substitute target, हम अपने बदले में किसी और को टारगेट बना देते हैं, है ना। जब हम इल्ज़ाम जो है गलती आपने की है किसी और के ऊपर डाल देते हैं, उसको विस्थापन कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। प्रोजेक्शन क्या होता है? ये एट्रीब्यूटिंग वंस ओन अनएक्सेप्टेबल थॉट्स और फीलिंग्स टू अदर। यहाँ पर भी हम जो है जिन चीज़ों को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, जिन फीलिंग्स को हम अनएक्सपेक्टेबल जो होती हैं, जिनको नहीं कर सकते हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है कि उसको क्या किया जाएगा? एट्रीब्यूट किया जाएगा। ये एक टाइप का एट्रीब्यूट है, अपनी उन जो हमारी थॉट्स और फीलिंग्स हैं उन दूसरों के ऊपर प्रक्षेपित किए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें लग गया इस चीज़ का भी पता। अब आ जाते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में? अकॉर्डिंग टू एरिक्सन द आइडेंटिटी क्राइसिस इज द मेजर डेवलपमेंट टास्क एसोसिएटेड विद डैश स्टेज। एरिक्सन के अनुसार पहचान संकट यानी कि आइडेंटिटी क्राइसिस का जो संकट है, इससे जुड़ा प्रमुख विकास कार्य है डैश मंच। अडोलेसेंस है, चाइल्डहुड है, इन्फेंसी है, अडल्टहुड है। तो कौन सा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा? इसी क्वेश्चन को कुछ और तरीके से भी पूछ लिया जाता है। एरिक्सन के अनुसार जो हमारी पहचान संकट है, पहचान संकट को हम यहाँ पर स्व संकट यानी कि खुद को पहचानने के बारे में बात कर रहे हैं। स्व संकट पहचान, स्व पहचान संकट भी आप यहाँ पर बोल सकते हो। अगर इस तरीके से लिखना है आप ऐसे लिख सकते हो इस चीज को
यानी कि खुद की पहचान के बारे में बात हो रही है। स्व पहचान संकट डैश अवस्था से संबंधित मुख्य विकासात्मक कार्य है। तो कौन सी अवस्था से संबंधित है ये चीज आपको यहाँ पे बतानी है, ठीक है। इसको मंच न लिखिए, यहाँ पर अवस्था लिखिए कि डैश अवस्था से संबंधित है पहचान बनाम संकट, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा अडोलेसेंस। आपको पता है कि जब बच्चा जो है वो किशोरावस्था में जाता है तो वो आइडेंटिटी क्राइसिस से जूझता है कि उसकी क्या पहचान है, वो क्या करना चाहता है, इस तरीके की चीजें हैं। In Erik Erikson's theory of psychosocial development, the primary development task of adolescence is resolving the conflict between identity versus role confusion से जो है वो यहाँ पर जूझता है, उसकी पहचान क्या है, वो उस चीज से जूझ रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, लेटेंसी स्टेज, ये जो है वो सिगमंड फ्राइड की थ्योरी से रिलेटेड है। इज कैरेक्टराइज्ड बाय, लेटेंसी स्टेज को कहा गया है विलंबता चरण की विशेषता है, ठीक है। विलंबता चरण को हम और क्या कहेंगे, सुप्तावस्था भी कहा जाता है इसे। ये जो सुप्तावस्था है हमारे पास, ये किसकी विशेषता है, पीयर रिलेशंस की, जेनिटल स्टिमुलेशंस की, रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटीज की, या नन ऑफ दीज। पीयर रिलेशन का मतलब तो क्या हो गया, हमारे जो साथी संबंधी हैं उनके साथ में हमारा जो संबंध है। यहाँ पे जेनिटल स्टिमुलेशन का मतलब क्या है, जेनिटल का मतलब हुआ लैंगिक उत्तेजना जो है, ये यहाँ पर इसकी विशेषता है। ये बोला जा रहा है विलंबता चरण या सुप्तावस्था। रिप्रोडक्टिव आगे हमारे पास यहाँ पे कैपेबिलिटी, इसको क्या कहेंगे, पुनरुत्पादक क्षमता, क्या कहेंगे इसे, पुनरुत्पादक क्षमता। तो यहाँ पर ये जो लेटेंसी स्टेज है इज कैरेक्टराइज्ड बाय, किसकी विशेषता है, विलंबता चरण डैश की विशेषता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, पीयर रिलेशंस की जो है, यानी कि जो साथी संबंधी है उनका जो है उसकी विशेषता है हमारे पास ये, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड, इन्होंने हमारे पास जो है वो 5 स्टेजेस दी हैं। अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड साइकोसेक्सुअल स्टेजेस इन्होंने दी है, मनोलैंगिक अवस्थाएं दी है। द लेटेंसी स्टेज, जिसको हम रफली एज अगर बात की जाए तो 6 साल से प्यूबर्टी तक चलती है। ये जो फास्टेस्ट ग्रोथ एकदम से होने लग जाती है शरीर की, उसको हम प्यूबर्टी बोलते हैं। यौवनावस्था भी आप बोल सकते हो, एक यौवन आना 6 साल से। इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ क्वेंटिंग ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट एंड अ फोकस ऑन सोशल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। ये किस चीज के ऊपर, जो सामाजिक और बौद्धिक विकास है उस चीज के ऊपर फोकस करता है। ड्यूरिंग दिस टाइम चिल्ड्रन टिपिकली डेवलप स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप विद देयर पियर्स ऑफ द सेम जेंडर। जो सेम जेंडर के, जैसे लड़के लड़कियों का, लड़के लड़कों का या लड़कियों लड़कियों का आपस में जो है वो बहुत अच्छा बॉन्ड यहाँ पर बन जाता है, उनकी फ्रेंडशिप जो है वो स्ट्रॉन्ग बन जाती है। जेनिटल स्टिमुलेशन की अगर बात करें, रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटीज की, ये जो है वो उसकी बाद की स्टेजेस के साथ में जुड़े हुए हैं, जबकि जो लेटेंसी स्टेज है वो हमारे पास यहाँ पर जुड़ी है आपकी पीयर रिलेशंस के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, वन फैक्टर इन क्लासिकल कंडीशनिंग इज। क्लासिकल कंडीशनिंग में एक कारक है, कौन सा, कॉन्टिग्यूटी, इमिटेशन, इनसाइट, या नन ऑफ दीज। तो क्लासिकल कंडीशनिंग में पूछा है कि एक कारक कौन है, प्राचीन अनुबंधन में एक कारक पूछा है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग में जो एक कारक है वो है हमारा कॉन्टिग्यूटी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। क्लासिकल कंडीशनिंग या प्राचीन अनुबंधन हम इसे बोल रहे हैं। कॉन्टिग्यूटी का मतलब है जो टाइमिंग है, कि कंटिन्यू करनी है आपने, जो भी चीज दी जा रही है उस एक प्रॉपर गैप में देनी है, इतने टाइम बाद देना है आपको। जैसे कि कुछ सेकंड बाद जैसे ही उसको खाना दिया जाता था, उसके जो उसको बेल बजाई जा रही थी उसके थोड़े टाइम में, थोड़े सेकंड के बाद में उसको जो है वो क्या होता था, खाना दिया जाता था, है ना। तो वो कॉन्टिग्यूटी। द क्लोज टाइमिंग एंड पेयरिंग टू द न्यूट्रल स्टिमुलस एंड द अनकंडीशनल स्टिमुलस। जो न्यूट्रल स्टिमुलस है, जो बेल है, और जो अनकंडीशनल स्टिमुलस था खाना, उनके बीच का जो गैप है, जो टाइमिंग है, जो पेयरिंग है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड अ की फैक्टर इन एस्टेब्लिशिंग एन एसोसिएशन इन क्लासिकल कंडीशनिंग में जो अनुबंधन स्थापित कर रहे थे उसका की है। इमिटेशन क्या है, रिलेटेड टू ऑब्जर्वेशनल लर्निंग से रिलेटेड है आपका इमिटेशन। इंसाइटफुल इज रिलेटेड टू इंसाइट, किससे रिलेटेड, इंसाइट लर्निंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13,
सिमेटिक मेमोरी स्टोर्स। जो सिमेंटिक मेमोरी है वो क्या स्टोर करती है? इसको आर्थी स्मृति भी बोलते हैं। आर्थी स्मृति में संचित रहता है, क्या रहता है? ठीक है, इसको और क्या बोला जाता है? आर्थी स्मृति। मैं आप लोगों को बार बार कहती हूँ कि आप लोगों ने इंग्लिश में याद रखनी है सारी चीजें। अगर आप हिंदी में इन चीजों को याद रखते हो तो गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि हिंदी में इनके बहुत ही अलग अलग नाम हैं जो कि गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, तो सिमेंटिक मेमोरी स्टोर करते हैं या होती है। आर्थी मेमोरी स्टोर होते, क्या स्टोर करती है? उसमें लाइफ इवेंट्स होते हैं, मोटर मेमोरी होती है, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन होती है, अर्थपूर्ण सूचना, यानी कि या नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सिमेंटिक मेमोरी स्टोर करती है जो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है, अर्थपूर्ण सूचना को जो है वो यहाँ पर क्या करेगी? स्टोर करेगी। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बन जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो आर्थी स्मृति एक प्रकार की स्पष्ट स्मृति है, एक्सप्लिसिट मेमोरी है दैट स्टोर जनरल नॉलेज। जो एक साधारण से हमारे पास जो है वो नॉलेज है, सामान्य नॉलेज है, फैक्ट्स है, कॉन्सेप्ट्स हैं एंड मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है, उन चीज़ों को स्टोर करता है अबाउट द वर्ल्ड। जो वर्ल्ड के बारे में, जो समाज के बारे में, दुनिया के बारे में हमारे पास सामान्य तथ्य हैं, अवधारणाएं हैं, सार्थक जानकारी है, उसे इकट्ठा करती है सिमेंटिक मेमोरी। वहीं पर अगर हम एपिसोडिक मेमोरी के बारे में बात करें तो वो स्टोर करती है लाइफ इवेंट्स जो हैं। मोटर मेमोरी इज अ पार्ट ऑफ प्रोसीजरल मेमोरी, ये बोला है। तो एपिसोडिक मेमोरी जीवन की घटनाओं को जो है वो संग्रहित करती है, जो भी एपिसोड्स हैं, और जो मोटर स्मृति है वो प्रक्रियात्मक स्मृति का हिस्सा होती है। याद रखना, प्रोसीजरल मेमोरी का पार्ट है मोटर मेमोरी, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आ जाता है, एपिसोडिक मेमोरी, प्रोसीजरल मेमोरी, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउंड ऑफ बेल इन Pavlov's क्लासिकल कंडीशनिंग लर्निंग थ्योरी इज। Pavlov के क्लासिकल कंडीशनिंग लर्निंग थ्योरी में घंटी की ध्वनि है, क्या है? अनकंडीशनड स्टिमुलस, कंडीशनड स्टिमुलस, कंडीशनड रिस्पॉन्स या अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे किस चीज के बारे में, जो घंटी की आवाज है उसके बारे में बोला जा रहा है। तो वो क्या थी? कोई कंडीशन दी थी या विदाउट कंडीशन थी? कंडीशन दी थी। तो कंडीशन वो घंटी रिस्पॉन्स थी या स्टिमुलस था? तो वो क्या था हमारे पास? एक उद्दीपक था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कंडीशनड स्टिमुलस हो जाएगा। और कंडीशनड स्टिमुलस को CS के नाम से हम इंडिकेट करते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन की डिटेल देखनी है तो आपके सामने है, आप आराम से इन चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द फर्स्ट स्टेज इन मोटिवेशनल साइकिल। जो एक प्रेरक चक्र होता है उसमें पहला चरण पूछा है कि प्रेरक चक्र में, मोटिवेशन साइकिल में हमारे पास जो पहला चरण होता है वो कौन सा है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपके पास क्या है? ड्राइव दिया है। ड्राइव का मतलब क्या होता है? चालक। नीड की मतलब क्या होता है? आवश्यकता। मोटिव का मतलब क्या होता है? प्रेरक। ठीक है, और इंसेंटिव का मतलब क्या होता है कि हमें ये इंसेंटिव इस चीज से मिला कि आपको प्रलोभन दिया जा रहा है, किसी चीज का आपको प्राइज दिया जा रहा है, तो वो क्या है? एक प्रलोभन है। तो डैश एक प्रेरक चक्र में पहला चरण है। तो कौन सा है पहला चरण? तो किसी मोटिवेशन अगर आपको किसी को देनी है तो उसकी सबसे पहले तो आवश्यकता पता होनी चाहिए, क्या नीड है उस चीज की। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल देखनी है, आप डिटेल भी आराम से इस चीज में देख सकते हो। द मोटिवेशनल साइकिल टिपिकली बिगिंस विद द नीड विच इज अ स्टेज ऑफ डिप्राइवेशन और इम्बैलेंस की स्टेज है। एग्जाम्पल, जैसे आपको किसी चीज की जरूरत है, आपको भूख लगी है, प्यास लगी है, उसकी आवश्यकता है आपको। दिस नीड्स देन क्रिएट अ ड्राइव। ये नीड जो है, जो आवश्यकता है, वो ड्राइव यानी कि चालक को क्रिएट करती है। एक साइकोलॉजिकल टेंशन है ये आपके पास, दैट मोटिवेट बिहेवियर टू रिड्यूस द नीड, जो कि मोटिवेट करता है आपके बिहेवियर को ताकि आपकी आवश्यकता को कम किया जा सके। अ मोटिव इज द रीजन। जो मोटिव हमने बोला, प्रेरक, यानी कि वो क्या है? किसी चीज के पीछे का रीजन है और पर्पस है फॉर एन एक्शन, आपके एक्शन के पीछे का। एंड एन इंसेंटिव इज एन एक्सटर्नल स्टिमुलस दैट मोटिवेट्स बिहेवियर। जो इंसेंटिव है वो एक्सटर्नल स्टिमुलस है, बाहरी उद्दीपक है, दैट मोटिवेट बिहेवियर, जो कि व्यवहार को क्या करता है? मोटिवेट करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्या कहा गया है? डैश इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग सिलेक्टेड सेंसरी इंफॉर्मेशन इनटू द फोकस फॉर प्रोसेसिंग, यानी कि डैश प्रसंस्करण के लिए फोकस में चयनित संवेदी जानकारी लाने की प्रक्रिया है। क्या कहा जाता है इसे? अगर इसी क्वेश्चन को कुछ और तरीके से देखा जाए तो चयनित संवेदी सूचना को प्रक्रमण हेतु फोकस में लाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ये यहाँ पे पूछा है। तो उसको परसेप्शन बोलेंगे, अटेंशन बोलेंगे, इमेजिनेशन बोलेंगे या कॉग्निशन बोलेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्या बोला कि प्रसंस्करण के लिए फोकस में चयनित संवेदी जानकारी को लाने को क्या कहा जाएगा? तो उसको लाने को क्या कहेंगे? अटेंशन कहेंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको देखना है आप यहाँ से देख सकते हो कि अटेंशन क्या है? इज द कॉग्निटिव प्रोसेस, ये एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है ऑफ सिलेक्टिवली फोकसिंग ऑन स्पेसिफिक स्टिमुलाई, जो कि एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक स्टिमुलाई यानी कि उद्दीपक के ऊपर डिपेंड करती है, और इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट, जो इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है? एनवायरनमेंट के ऊपर, उसके ऊपर फोकस कर रही है। वाइल फिल्टरिंग आउट अदर्स, दिस अलाउ फॉर फोकस प्रोसेसिंग ऑफ द सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन। क्या बोला है यहाँ पे कि प्रत्यक्ष यहाँ पे ध्यान पर्यावरण से विशिष्ट उत्तेजनाओं या सूचनाओं पर चुनिंदा रूप से ध्यान केंद्रित करने और अन्य को छांटने की संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, किसी चीज को छांटने की। इससे चयनित सूचनाओं का केंद्रित प्रसंस्करण संभव हो जाता है। और प्रत्यक्षीकरण क्या है? संवेदी सूचनाओं की व्याख्या है। यहाँ पे बोला हुआ है आपके पास, ये क्या एक्सप्लेनेशन है। और उसके बाद है कल्पना मानसिक चित्र बनाता है, और संज्ञान मानसिक प्रक्रियाओं का व्यापक शब्द है, याद रखिएगा। सिंपल सी बात, आपने एक ही चीज याद रखनी है कि आपके पास करेक्ट आंसर क्या होगा? अटेंशन होगा। और क्यों होगा वो मैंने बता दिया। नेक्स्ट है टीएटी। टीएटी मीन्स थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट बोलते हैं। इज अ प्रोजेक्टिव टेक्निक, कई बार पूछ लिया जाता है किस टाइप की टेक्निक है, तो ये एक प्रोजेक्टिव टेक्निक है। यूज्ड फॉर मेजरिंग, किस चीज को मेजर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं? तो ये पर्सनैलिटी के टेस्ट है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, व्यक्तित्व करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, टीएटी मीन्स थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। ठीक है, पर्सनैलिटी को मेजर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 18। इसमें क्या बोला गया है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस इज फाउंड इन डैश, व्यक्तिगत अंतर में पाया जाता है डैश। व्यक्तिगत अंतर में क्या पाया जाता है? इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि, एटीट्यूड, पर्सनैलिटी, या ऑल ऑफ दीज, या सारे के सारी ऑप्शंस। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं में पाई जाती है, क्या चीजें पाई जाती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है। तो ये सारी चीजें जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है ना, हर एक व्यक्ति में होती हैं, हर अलग अलग होते हैं, बोलते हैं ना डिफरेंसेस जो है वो सभी व्यक्तियों में पाए जाते हैं। कोई किसी की बुद्धि ज्यादा है, किसी का कम है, किसी का एटीट्यूड किसी चीज को लेकर नजरिया डिफरेंट है, किसी का कुछ है, किसी की का व्यक्तित्व कुछ है ना, पर्सनैलिटी के अंदर उसका बाहरी कैसा है, पहनावा है ना, उसका वो अंदर से कैसा है, वो सारी चीजें पर्सनैलिटी के अंदर आती हैं। बहुत से एस्पेक्ट्स हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आई होप आप सभी को। Individual differences are variations among people in physical and psychological characteristics। इसमें जो individual differences होती है इसमें वेरिएशन होती है, शरीर से रिलेटेड उसके माइंड तक की चीजें। People vary significantly in their intelligence, attitude and personality traits। People जो है वो वेरी करते हैं इन सारे फैक्टर्स को लेके। Therefore individual differences are found in all of the above। Individual differences इन सभी में पाए जाते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। अकॉर्डिंग टू फ्रूड, यानी कि सिगमंड फ्रूड इनका पूरा नाम है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ पर्सनैलिटी इज। फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व की कार्यकारी शाखा है। कौन सी है व्यक्तित्व की कार्यकारी शाखा? इड है, ईगो है, सुपर ईगो है, ऑल ऑफ द अबव है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 में? तो आपके पास ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, इड। इड को क्या कहा जाता है? ईदम भी कहा जाता है। ईगो का मतलब है अहम और सुपर ईगो का मतलब है परम अहम। तो व्यक्तित्व की कार्यकारी शाखा है हमारी ईदम, यानी कि इड करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ईगो नहीं होगा यहाँ पर, इड होगा। हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे,
इड हमारा जो है ईदम करेक्ट आंसर होगा फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व की। ठीक है, तो ये चीज आपने यहाँ ध्यान नहीं रखना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू पियाजे वन ऑफ द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में शामिल प्रक्रियाओं में से एक है। संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में कौन सी चीज शामिल है? इक्विलिब्रियम, ऑब्जेक्ट परमानेंस, ईगोसेंट्रिज्म या नन ऑफ दीज। संज्ञानात्मक विकास में शामिल तत्व पूछे हैं तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑब्जेक्ट परमानेंस हमारे पास संज्ञानात्मक विकास में आता है। इनमें से प्रक्रिया पूछा है कि कौन सी प्रोसेस है, प्रोसेस के बारे में पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए, जब हम प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं तो इक्विलिब्रियम यानी कि जो हमारा संतुलन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू पियाजे इक्विलिब्रियम जो है या इक्विलिब्रेशन इज अ की प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इट इज द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन, ये बैलेंस बनाता है जो एसिमिलेशन है और अकोमोडेशन है। एसिमिलेशन का मतलब है जो हमारी पुरानी जानकारी है उसमें किसी चीज़ को जब हम शामिल करते हैं, अकोमोडेशन है उसमें जब हम जो है वो चेंज करते हैं, मॉडिफिकेशन लाते हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्ट परमानेंस और ईगोसेंट्रिज्म आर कॉन्सेप्ट दैट डिस्क्राइब कॉग्निटिव एबिलिटीज को, जो एक स्पेसिफिक स्टेज पे होती है उस चीज को डिस्क्राइब करता है, नॉट द अंडरलाइन प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इटसेल्फ। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है 21st क्वेश्चन। प्लेट्यू ऑफ लर्निंग, जो प्लेट्यू बताया जाता है लर्निंग का, अधिगम का, तो सीखने का पठार दर्शाता है लर्निंग हॉल्ट को, स्टीप फॉल इन लर्निंग को, स्टीप राइज इन लर्निंग या नन ऑफ दीज। तो एक प्लेट्यू बनता है लर्निंग के लिए, तो वो किस चीज को बताता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? वो बताता है आपके लर्निंग हॉल्ट को। लर्निंग हॉल्ट का मतलब है अधिगम ठहराव, कि अधिगम कितनी देर के लिए जो है वो ठहरता है, तो एक टाइप से पठार बनता है वहां पर, तो वो उस चीज को बताता है कि कितनी देर के लिए वो लर्निंग जो है वो ठहरी हुई है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। A plateau of learning is a learning curve signifies a period where there is a little or no apparent progress in learning, कि जब तक उसमें प्रोग्रेस नहीं हुई है उस चीज को बताया जा रहा है यहाँ पे लर्निंग कर्व के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। इन हिज थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी एरिक्सन हैज एम्फेसाइज्ड, एरिक्सन ने व्यक्तित्व के अपने सिद्धांत में इस बात पर बल दिया है, तो एरिक्सन ने किस चीज के ऊपर बल दिया है? बायोलॉजिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर, अनकॉन्शियस माइंड या नन ऑफ दीज। तो एरिक एरिक्सन की जब हम बात करते हैं तो इन्होंने किस चीज के ऊपर फोकस किया है? सोशल फैक्टर्स के ऊपर। इन्होंने जो है वो सामाजिक सिद्धांत से रिलेटेड जो है वो बताया है, तो इन्होंने सोशल फैक्टर्स से रिलेटेड जो है चीजों के ऊपर जो है वो बल दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 23। क्या कहा गया है? WICS इज अ टाइप ऑफ टेस्ट। तो ये किसका एक प्रकार का टेस्ट है? पर्सनैलिटी का, एप्टीट्यूड का, सेंसरी का, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पर्सनैलिटी यानी कि व्यक्तित्व का एक परीक्षण है। वेस्लर टेस्ट बोला जाता है इन्हें। ठीक है, वेस्लर ने दिए हैं, ये यहाँ पे आपके सामने हैं, आप देख पा रहे होंगे। WICS की फुल फॉर्म के बारे में अगर हम बात करें तो इसे कहेंगे वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन। यहाँ तक सेम रहेगा, और भी आपके पास डिफरेंट है, लेकिन सी का मतलब है यहाँ पे बच्चों के लिए बनाया गया है। इट इज वाइडली यूज्ड टेस्ट फॉर मेजरिंग इंटेलिजेंस इन चिल्ड्रन। बच्चों के अंदर जो है वो इंटेलिजेंस को चेक करने के लिए हम जो है इसका यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा मैंने आप लोगों को क्या दिया यहाँ पे? WICS है, पर्सनैलिटी नहीं बोलेंगे, कि आपके पास है इंटेलिजेंस। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, ये पर्सनैलिटी का नहीं है, ये इंटेलिजेंस का टेस्ट है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। नन ऑफ दीज इसलिए क्योंकि ये इंटेलिजेंस का टेस्ट है आपके पास। बच्चों की इंटेलिजेंस को चेक करने के लिए ये जो है टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है। Therefore, it is a type of intelligence test which is not listed among the options, जो options में नहीं था, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। वन एग्जाम्पल ऑफ वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट इज। वर्बल इंटेलिजेंस को कहेंगे मौखिक बुद्धि परीक्षण का एक उदाहरण आपको बताना है। आर्मी बीटा टेस्ट, भाटिया बैटरी टेस्ट,
रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे पूछा है मौखिक बुद्धि का वन एग्जाम्पल ऑफ वर्बल इंटेलिजेंस का टेस्ट का एग्जाम्पल। तो वर्बल इंटेलिजेंस में आ जाएगा हमारा आर्मी बीटा आएगा या नहीं आएगा। आर्मी अल्फा होता अगर यहाँ पर तो वो तो आ जाता। आर्मी अल्फा जो है, आर्मी अल्फा तो हमारे पास क्या है, वो है हमारा वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है, भाटिया बैटरी है नहीं है, रेवन प्रोग्रेसिव भी नहीं है, आर्मी बीटा जो है वो नॉन वर्बल है, इतना याद रखना। आर्मी अल्फा है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। आप यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हो, सारी चीजें मैंने यहाँ पे आप लोगों को मेंशन की हुई हैं। आर्मी बीटा इज अ नॉन वर्बल टेस्ट, ये नॉन वर्बल टेस्ट है। भाटियाज बैटरी इंक्लूड्स बोथ, भाटिया बैटरी में वर्बल एंड परफॉर्मेंस टेस्ट इंक्लूडेड है, बट इट्स अ बैटरी नॉट अ सिंगल वर्बल टेस्ट, सिंगल वर्बल टेस्ट का एग्जाम्पल नहीं है। रेवन प्रोग्रेसिव की अगर हम बात करें मैट्रिसेस की, ये नॉन वर्बल टेस्ट है, सारे को पता होना चाहिए आप लोगों को। देयरफॉर नन ऑफ द लिस्टेड ऑप्शंस आर प्योरली वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, इतनी चीज आपने याद रखना। आर्मी अल्फा अगर आपके पास होता तो वो करेक्ट आंसर हो सकता था। नेक्स्ट है क्रिएटिविटी डज नॉट इन्वॉल्व, क्रिएटिविटी कहां पर शामिल नहीं है? कन्वर्जेंट थिंकिंग में अभी सारी चिंतन में जो है ये शामिल नहीं है। कन्वर्जेंट को क्या कहेंगे हम? बहुत से स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज होते हैं इस चीज में, तो इसे अभी सारी चिंतन कहते हैं, अभी सारी चिंतन में शामिल नहीं है। नोबेलिटी में शामिल नहीं है, और नोबेलिटी को क्या कहा जाता है? कोई भी चीज है नवीनता बोलेंगे कि नवीनता में शामिल नहीं है। ओरिजिनलिटी यानी कि वास्तविकता में शामिल नहीं है, या इमेजिनेशन है कल्पनाशीलता में। तो सृजनात्मकता या रचनात्मकता में शामिल नहीं है। कौन सी चीज शामिल नहीं है? अभी सारी नहीं है। बाकी नोबेलिटी में भी क्रिएटिविटी इन्वॉल्व है, वास्तविकता ओरिजिनलिटी में भी इन्वॉल्व है, इमेजिनेशन में तो है ही। तो ऑप्शन नंबर ए कन्वर्जेंट थिंकिंग करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है जी, एक्सप्लेनेशन अगर आपने देखनी है आप यहाँ से देख सकते हो। क्रिएटिविटी इज स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद डाइवर्जेंट थिंकिंग, जो क्रिएटिविटी है डाइवर्जेंट थिंकिंग से, यानी कि अपसारी चिंतन से रिलेट करती है। द एबिलिटी टू जनरेट मल्टीपल वेरिड सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, कोई भी समस्या है उसके बहुत से सोल्यूशन से यहाँ पे शामिल है। कन्वर्जेंट थिंकिंग होता है जहां पर हम किसी भी समस्या का एक सोल्यूशन ही निकालते हैं, उसको कन्वर्जेंट बोलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन एन एटीट्यूड्स इज आर। एक अभिवृत्ति यानी कि एटीट्यूड में घटकों की संख्या है कितनी? एक है, दो है, तीन है, चार है। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स एटीट्यूड में कितने हैं ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तीन घटकों के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। तीन घटक कौन कौन से हैं वो भी आप लोगों के सामने मेंशन है। एटीट्यूड आर टिपिकली अंडरस्टूड हैव थ्री कंपोनेंट्स। फर्स्ट है कॉग्निटिव कंपोनेंट, सेकंड है अफेक्टिव कंपोनेंट, तीसरा है बिहेवियरल कंपोनेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 27। क्या कहा गया है? इन पॉजिटिव रेनफोर्समेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ लर्निंग ऑफ रिस्पॉन्स, यानी कि सकारात्मक सुदृढ़ीकरण में प्रतिक्रिया के सीखने की संभावना डैश। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट में सीखने की संभावना जो है, अगर आप किसी को पुनर्वलन दे रहे हो, रेनफोर्स कर रहे हो, सुदृढ़ीकरण कर रहे हो पॉजिटिव, तो उसमें जो सीखने की संभावना है वो बढ़ेगी, घटेगी या चेंज नहीं होगी, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो वो बढ़ेगी यहाँ पर जब आपकी रेनफोर्समेंट है पॉजिटिव, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। Positive reinforcement involves the presentation of a rewarding stimulus following a behavior which leads to an increase in the probability of that behavior occurring again in the future. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। कॉन्सेप्ट ऑफ IAD was given by। IAD की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? स्किनर के द्वारा, बाइगोत्स्की के द्वारा, चोम्स्की के द्वारा, नन ऑफ दीज। IAD नहीं करिएगा, ये LAD है, ये L है, ये I नहीं है। LAD जो लैड का कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो ऑप्शन नंबर
सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉम चॉम्स्की का नाम आप सभी ने सुना होगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू इनेटनेस बोला जा रहा है कि बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, वो बच्चे अनुसरण करके, बच्चे जो है वो नकल करके, इमिटेट करके जो है वो सीखते हैं। इन्होंने लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस बोला जाता है, LAD, ये जो है इन्होंने बताया है। ठीक है, अब है हमारा आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में, मॉडिफाइंग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीमा टू फिट इनकमिंग इंफॉर्मेशन इज। अभी मैंने आप लोगों को बताया था अकोमोडेशन होती है ये चीज, ऑप्शन नंबर सी, कि जब हम मॉडिफाई कर रहे हैं ना, जो आपके पास पहले से आपको कोई जानकारी है, पहले से कोई चीज आपके स्कीमा में है, उसको हम मॉडिफाई कर रहे हैं यानी कि चेंज कर रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे, अकोमोडेशन कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, अकॉर्डिंग टू पियाजे अकोमोडेशन इज द कॉग्निटिव प्रोसेस, वो एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है ऑफ मॉडिफाइंग और चेंजिंग एग्जिस्टिंग मेंटल स्कीमा को, जो चेंज कर देती है, और स्ट्रक्चर्ड टू इनकॉर्पोरेट न्यू इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंसेस को वो स्ट्रक्चर कर देती है, नॉट फिट इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा में जो फिट नहीं होते हैं। वहीं पर मैंने एक एसिमिलेशन आपको बताया था, assimilation is incorporating a new information into existing schema में without changing them, उसको बिना चेंज किए हम क्या करते हैं, चीज़ों को ऐड करते हैं। जो आपको पुरानी जानकारी है उसमें हम किसी चीज़ को ऐड करते हैं, पिछले स्कीमा को चेंज नहीं करते हैं, उसको एसिमिलेशन कहेंगे। कंजर्वेशन एंड ईगोसेंट्रिज्म जो है वो कॉन्सेप्ट है जो डिस्क्राइब करते हैं कॉग्निटिव एबिलिटीज को एंड एट सर्टेन स्टेजेस के अंदर। आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है मेथड इन्वॉल्विंग एक्टिव मैनिपुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ वेरिएबल इज, यानी कि सक्रिय हेरफेर और चर के नियंत्रण से संबंधित विधि है, जब हम चरों पर नियंत्रण कर पाते हैं, है ना। चरों के सक्रिय परिवर्तन अथवा नियंत्रण की विधि को क्या कहेंगे, ऑब्जर्वेशन कहेंगे, निरीक्षण यानी कि सर्वे कहेंगे, कि हम किसी चीज का जो है वो सर्वे को सर्वे ही कहेंगे, केस स्टडी मेथड, केस परीक्षण विधि हम बोलेंगे, या नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। मेथड इन्वॉल्विंग एक्टिव मैनिपुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ वेरिएबल, सक्रिय हेरफेर और चर के नियंत्रण से संबंधित विधि पूछी थी यहाँ पे, तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। देख लेते हैं यहाँ पर इसकी डिटेल के बारे में। This method involving active manipulation and control of variable to determine cause and effect relationship, उसको हम क्या बोलते थे, अभी मैंने आपको बताया था पीछे, एक्सपेरिमेंटल मेथड बोलते हैं। कारण और परिणाम संबंधों को निर्धारित करने के लिए चरों के सक्रिय हेरफेर और नियंत्रण लाने वाली विधि को एक्सपेरिमेंटल मेथड यानी कि प्रायोगिक विधि कहा जाता है। ऑब्जर्वेशन इन्वॉल्व्स वॉचिंग विदाउट मैनिपुलेशन, ऑब्जर्वेशन ऑप्शन थी ना एक, तो उसमें हम सिर्फ देख लेते हैं बिना किसी चीज को मैनिपुलेट किए, चेंज किए। अवलोकन में बिना किसी हेर फेर के अवलोकन करना शामिल है। वहीं पर सर्वे की बात करें तो इसमें कलेक्ट किया जाता है डाटा थ्रू क्वेश्चनर और इंटरव्यूज, इंटरव्यू लेते हैं हम, जगह जगह जाके लोगों का सर्वे करते हैं। केस स्टडी क्या है, इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन होती है, सिंगल इंडिविजुअल या ग्रुप की, एक सिंगल ग्रुप है, एक सिंगल व्यक्ति है, उसकी जो है इन डेप्थ जाकर इन्वेस्टिगेशन होती है। सिंस द एक्सपेरिमेंटेशन मैथड इज नॉट लिस्टेड, यहाँ पे एक्सपेरिमेंटेशन मैथड इंक्लूड नहीं था, इसीलिए यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप इन सारे टॉपिक्स को जो है वो डीप डाउन जाकर जो है स्टडी करना चाहते हो और आपको सारी चीज़ें अगर एक जगह पर चाहिए, तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है, मैं आप लोगों को नंबर अगेन प्रोवाइड करा देती हूँ। यहाँ पे नंबर है आपके पास 7018186561। इस नंबर पर आप जो है वो कॉल कर सकते हो और व्हाट्सएप पर मैसेज भी डाल सकते हो अगर आपको कोर्स को परचेज करना है। कंप्लीट कोर्स की फीस आप लोगों के पास रहेगी यहाँ पर 3000 रुपीज़। जिसने भी जो है वो कोर्स को परचेज करना है इस नंबर पर फटाफट से जो है वो कॉल कर दीजिएगा। आपको यहाँ पर दोस्तों लाइव क्लासेस मिलेंगी, लाइव क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे हैं आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाएंगी, ठीक है। और उसके अलावा आप लोगों को मॉक टेस्ट यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाते हैं और उसके अलावा आप लोगों को जो भी क्लास होती है हर क्लास के बाद आप लोगों को उस चीज़ के जो है वो PDF नोट्स भी PNG फॉर्म में मतलब आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे जो हमने JBT के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए 30। इसी तरीके से नेक्स्ट किसी और एग्जाम के क्वेश्चंस जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।